नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज यूज्ड फॉर डिजाइन बेटम ऑफ बिल्टअप कॉलम। वो आएगा ट्रांसफर से शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द कंप्रेसिव स्ट्रेस वर्सेस स्लेंडरनेस रेशियो। तो इसमें आएगा फोर्थ वाला। स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ने पर स्ट्रेंथ कम होती है, नहीं, स्लेंडरनेस रेशियो कम होने पर स्ट्रेंथ बढ़ती है। देख लेते हैं 42। ये तो कर ही लिया था अपन ने, ये भी कर लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन था इफेक्टिव लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल के लिए 1 रिपीट या बोल्ट के लिए एल इफेक्टिव जो होती है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द एंड फास्टनिंग होती है। 2 और मोर रिपीट्स वेल्डिंग्स के लिए एल इफेक्टिव 0.85 डिस्टेंस बिटवीन द नोड पॉइंट्स होता है। ठीक है, इसमें रेडिएशन ऑफ सेक्शन govern the permissible stress in compression column, radius section, effective length and radius of the section, radius of the gyrations, तीनों ही सही आएंगे। Which one of following force used to design the battens in built-up columns? Transverse shear, carry bending moment, carry shear force. The design condition shear force होता है 2.5% of axial loaded whole compression member। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया दिया था ग्राफ के बारे में। देख लेते हैं फिर भी क्या कह रहा है। नेचर ऑफ कॉलम स्ट्रेंथ कर्व की बात करते हैं। जो शॉर्ट कॉलम होता है वो क्रसिंग में फेलियर होता है। इंटरमीडिएट कॉलम जो होता है वो इनलास्टिक बकलिंग में फेल होता है। जो लॉन्ग कॉलम होता है वो अदर बकलिंग में इलास्टिक फेल होता है। तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो। और स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता है तो स्ट्रेंथ घटता है। A column bearing truss in an open industrial shed 6 meter height between its oven base and its bottom of the truss. What is the effective height of the column taken for calculation of the compressive strength? तो ये कौन सा केस होगा? A column bearing truss in open industrial shed 6 meter height between its oven base. 4.8। तो ये फिक्स्ड प्लस हिंज का केस हो जाएगा। चेक कर लेते हैं सही है क्या। हाँ, फिक्स्ड प्लस हिंज का केस है। कॉलम बियरिंग स्ट्रट ओपन इंडस्ट्रियल शेड, अगर ओपन इंडस्ट्रियल शेड है तो हिंज प्लस फिक्स्ड का केस होगा। वन एंड रेस्टेंस against rotation and translation, other end restant against translation but free for the rotations. So 4.8. क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। क्या कह रहा 44? Which one of following value represent the maximum slenderness ratio of any connection member which normally act as a tie in a roof truss but can subject it to possible reversal stress from action of wind or seismic? तो इसमें 350 आना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये क्या कह रहा है? For connection member acting as a tie in roof truss subjected to stress reversible wind और seismic, तो member normally act as a tie possible stress reversal due to wind stress के लिए
350 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, फॉर a roof truss given below figure the bottom chord is ISMB 200, RX दे रखा है 83, RY दे रखा है 22। तो बात कर रहा है बॉटम चोर्ड ब्रेसिंग्स आर अवेलेबल एट C and D, तो बॉटम मेंबर ए विल बी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहले में तो आएगा 1.5 डिवाइड बाई 83, हाँ ये लिख रखा ना। तो लैम्बडा बराबर 1.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 83, और लैम्बडा वाई के अंदर 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 22, काटने के बाद 133 या 18 आ जाएगा। ये 3 कैसे यूज़ किया? क्योंकि डिस्टेंस थी किस किस के बीच में? सी डी के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैटन प्लेट्स यूज टू कनेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ बिल्ट-अप कॉलम आर डिजाइंड टू longitudinal shear and moment resist from the transverse shear. What batten plates are designed to resist? Batten plates in built-up section types of cross types of force resisted by the longitudinal shear and moment due to the transverse shear. नेक्स्ट बात करते हैं 46 के अंदर। 46 क्या बोलता है? 46 ही तो सोल्व किया था अभी अपन ने, ये रहा ना। डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ द बैटन प्लेट, ये एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर प्लेट्स होती हैं, ये कनेक्ट पेयर ऑफ द स्टील सेक्शंस होती हैं फ्रॉम कंपोजिट सेक्शन, प्रोवाइड रेजिडेट, इसके डिजाइन रोल जो रजिस्ट करता है लॉन्गिट्यूडनल शेयर एंड मूवमेंट ड्यू टू द ट्रांसवर्स शेयर। नेक्स्ट है, in ISMC 400 channel placed back to back at a spacing of 26 cm carry axial load of 160 tons. The lacing system should be designed to resist transverse shears. तो 160 का कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद में तुम्हारे पास आ जाएगा ये रहा 4 टन, that is 4 ton. Single angle in roof truss, double angle in roof truss, single I section in column, double I section in a column, इनकी एक रेंज होती है, वो फिक्स बैठानी है। तो ये एक रिवीजन के लिए डाल रखा था मैंने पहले, तो इसको वहाँ पहुँचाना होगा। ऐसे देख लेते हैं, इनका डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे। सिंगल एंगल जो रूफ ट्रस होता है उसके लिए 100 से 180 होता है, ठीक है, सिंगल एंगल रूफ ट्रस। और डबल एंगल जो रूफ ट्रस होता है उससे 80 से 150 होता है। कितने से? 80 से 150 होता है। ये किसके लिए? एंगल के लिए। और ये आई सेक्शन के लिए, सिंगल आई सेक्शन के लिए 60 से लेके 100 तक, और डबल आई सेक्शन के लिए 30 से लेके 60 तक। तो डबल आई सेक्शन के रिवर्स चलेंगे, 30 60 60 100। डबल एंगल के लिए 80 से 150, सिंगल एंगल के लिए 100 से 80। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन सेल्फ प्रेफरेबली बी इन द सेम डायरेक्शन सो दैट वन इज शेड ऑफ अदर। पहला सही हो जाएगा। लेसिंग बार शुड बी फ्लैट सेक्शन, गलत हो जाएगा। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार ऑफ कंप्रेशन मेंबर सेल नॉट एक्सीड 180 145, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। लेस्ड कंप्रेशन मेंबर आर टू बी प्रोवाइडेड विद द टाइप प्लेट्स, ये भी सही हो जाएगा। इसमें डी आंसर आ जाएगा। बात कर लेते हैं 49 के बारे में। लिख रखा है कि सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेट सेम डायरेक्शन
वन इज शैडो टू ईच अदर, तो सही हो जाएगा। लेसिंग बार शुड बी फ्लैट सेक्शन, गलत हो जाएगा। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 180 140। लेस्ड कॉलम मेंबर्स प्रोवाइड विद द टाइप प्लेट्स ऑफ द एंड, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है पर्पज ऑफ कंडीशंस ऑफ द लेसिंग बार्स के बारे में। होल्ड करता कॉलम पार्ट स्ट्रेट्स को मेंटेन करता, प्रॉपर स्पेसिंग, इक्वलाइज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फ्लैट और एंगल सेक्शन जो होता है स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन 145 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरेबल यूज प्लेस पेड टोरेजन अकर। बॉक्स सेक्शन, the most critical consideration in design of the rolled steel column carrying axial load is the percentage elongation at the yield and the net cross section area, critical bending strength and axial strength of material, buckling strength based on the net area of the section and percentage of compressive strength based on the slenderness ratio and cross section area। तो फर्स्ट में डी नहीं आएगा। Most critical considerations in design of rigid steel column, exactly D आएगा। Compressive strength based on the slenderness ratio of cross section area, so buckling strength based on the section percentage of E, गलत है, इसका राइट आंसर दे रखा है ये। डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ मेंबर एंड कंडीशन और अप्लाइड लोड। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, लार्ज रेडिएशन ऑफ गायरेशन इंक्रीज होता है, स्ट्रेस लेस देन होती है, अलाउबल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है LYR होता है। डिजाइन प्रोसीजर बात करते हैं, फाइंड अलाउबल स्ट्रेस सिग्मा AC, कैपेसिटी जो होती है सिग्मा AC इंटू एरिया होता है, कैपेसिटी जो होता है ग्रेटर देन अप्लाइड लोड होता है, इफेक्टिव सेक्शन विदाउट एरिया होता है। The top chords of a truss is continuous over a joint L apart. Effective length of member in the plane perpendicular the truss. Top chord of a truss is a continuous over joint L. Effective length of member in the plane perpendicular to the truss. Continuous की बात चल रही है ना। L apart, effective length of member 85 L. क्वेश्चन नंबर 52 है। कोई बात नहीं भाई, दूसरा ओपन कर ले।
तो ये जो 52 का आंसर आएगा, एट्टी फाइव ही आएगा मेरे सामने जो है तो। फिफ्टी टू में सी एल आएगा। ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया रे बाबू। क्या पूछा है? तो टॉप chords of the truss is continuous over joint L apart. The effective length of member in the plane perpendicular to the truss. The effective length. ठीक है, कितना टाइम हो गया इसमें?